हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनायक एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एमपी टेट वर्ग 2 के पेपर चालू हो गए हैं। सामाजिक विज्ञान के पेपर भी 23 तारीख से शुरू हैं। तो इसमें एक ऐसी यूनिट है जो सबको परेशान करती है, जिसको कहते हैं विश्व इतिहास। यूनिट 15 में इसको शामिल किया गया है। तो विश्व इतिहास के यहाँ पर हम रैपिड क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, वहाँ से हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन हमारे सामने 1774, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1804 और ऑप्शन डी 1799। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी बास्तील के किले के पतन के साथ। बास्तील किले की घटना जो थी वह इसकी नींव मानी जाती है। कुछ इसकी डिटेल है, जैसे देखो, फ्रांस की जो राज्य क्रांति है 1789 में हुई थी। लुई 16वां इस समय क्या था? राजा था। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। आपको याद रखना है, लुई 16 जो था यहाँ का राजा था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था मानी जाती थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के किले पर के फाटक को तोड़कर बंदियों को रिहा कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, ये जो हमला है इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों को लगा था कि यहाँ पर हथियार रखे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारा खाना वगैरह रखा हुआ है, तो इसलिए हमला किया गया था। तो 14 जुलाई 1789 आपको याद रखना है, ये फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बास्तील किले का पतन हुआ था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। तो ऐसा प्रश्न बनेगा, ये नारा किस क्रांति की देन है? तो ये वाला जो नारा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 16, नेपोलियन, लुई 14 और रूसो। यहां पर आ जाता है, ठीक। तो ये कथन किसका था? लुई 14 जो था, 14 जो था, उसने यह कथन कहा था, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यह लुई 14 का कथन था। ऐसे कथन आपसे पूछे जाएंगे। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पलर्मा नाम का एक संस्था थी। पलर्मा नाम की संस्था थी जो राजा की स्वेच्छाचारिता पर और निरंकुशता पर रोक लगाती थी। इनकी संख्या थी 17। कितनी थी? 17। व्यापम का लेवल आप जानते हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुक्रत होते थे, मतलब कि एक व्यक्ति के बाद उसका पुत्र ही न्यायाधीश बनेगा। तो पलर्मा आप समझ गए, यहाँ पर एक न्यायालय, यहाँ संगठन था। इनकी संख्या 17 थी जो राजा पर नियंत्रण रखने का काम करते थे। मैं ही राज्य हूं किसने कहा था? लुई 14 ने यह कथन कहा था। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14 ने ही करवाया था और वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14 ने ही बनाया था। ठीक, याद रखना, वर्साई का शीश महल जहां पर हमेशा विलासिता भरी रहती थी, उसका निर्माण भी लुई 14 ने कराया और राजधानी भी लुई 14 ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है, नेपोलियन द्वारा तैयार करवाए गए कानूनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? नेपोलियन के कानून है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। फ्रांसीसी विधान, सामाजिक संहिता, नेपोलियन कोड या फिर साम्राज्य संहिता। नेपोलियन की जो कोड है 1804 में नेपोलियन ने जारी की थी। कब जारी की थी नेपोलियन कोड? 1804 में इसने जारी की थी। इसको नेपोलियन की विधि संहिता ही कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजाशियो में हुआ था। इसके पिता का नाम नेपोलियन बोनापार्ट हुआ करता था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेपोलियन ने शिक्षा कहां पर प्राप्त की थी? ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में इसने शिक्षा प्राप्त की थी, याद रखना। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। इटली ने 1796 में, याद रखना, नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। तो ये नेपोलियन की एक महत्वपूर्ण विजय थी। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ, क्योंकि इसके बाद से नेपोलियन का शासन प्रारंभ हो गया था। 1804 में ही नेपोलियन, याद रखना, फ्रांस का शासक बन गया था। लेकिन 1799 में प्रथम, ठीक, काउंसिल बना था। ये कहाँ का?
ठीक। फ्रांस का याद रखना 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया और फिर 1804 में यह नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है और सम्राट बनते ही यह विधि संहिता जारी करता है। इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है जोसेफ मेजनी को। जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जनक, ठीक है, हमने देख लिया कौन कहा जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने की थी। तो ये सन आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा किसने की थी, तो आप बताओगे कि यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में जोसेफ मेजनी ने की थी। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो इटली का एकीकरण जोसेफ मेजनी ने किया था, लेकिन इसमें बाधक था सबसे बड़ा ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया उस समय हुआ करता था। इटली के एकीकरण में सर्डिनिया पीडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। तो जब इटली का एकीकरण हुआ तो इसमें अगुवाई सबसे पहले किसने की? सर्डिनिया पीडमोंट ने इसकी अगुवाई की थी। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सर्डिनिया राज्यों के मिलन से हुई थी। जब दो राज्य मोंटीने, कौन से, याद रखना, सर्डिनिया और लोम्बार्डी का यहाँ पर क्या किया गया? मेल किया गया। तो इसकी क्या हुई? एकीकरण की शुरुआत हुई और अगुवाई किसने की थी? पीडमोंट ने की थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था। तो संयुक्त इटली की राजधानी रोम कब बना? 1871 में इसको इटली की राजधानी घोषित किया गया था। किसने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया? जो इटली की समस्या थी उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किसने किया? काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने इसको अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया था। 1871 में इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। इटली की एकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। ये स्टार लगा लो इस फैक्ट पर, ये आ जाएगा तो आप लोग गलत कर दो। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर देखो नेपोलियन, मेटरनिख, बिस्मार्क और फेडरिक लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण की आप बात करोगे तो बिस्मार्क को दिया जाता है इसका श्रेय, जो जर्मनी का चांसलर था। इसके साथ इसको गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है। गुप्त संधि का जनक कहा जाता है और इसको बाजीगर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री होता था। किसका था? प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा ही था और प्रसा के नेतृत्व में यह क्या चाहता था? एकीकरण चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में ही चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में किया? तो ये तो हमने अभी देखा किसके नेतृत्व में किया। यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन ऐसे आ जाएंगी, तो आसानी से आप बता सकते हो प्रसा के नेतृत्व में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से लगता था क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी हुआ करती थी। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना गया है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कौन था? फेडरिक लिस्ट। आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जर्मनी में फेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट कहा जाता है, जो वर्तमान में जर्मनी की संसद है। यह फ्रैंकफर्ट जो शहर है जर्मनी का, वहां पर यह हुआ करती थी। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर कार्ल मार्क्स बिल्कुल मत लगाना, आंसर इसका है रॉबर्ट ओवन। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले वैज्ञानिक समाजवाद का यूज किया
वैज्ञानिक समाजवाद का यूज किया। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने दिया। याद रखना, समाजवाद का जनक कौन माना जाता है? जनक माने जाते हैं अगस्ट काम्टे। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक बहुत फेमस थी, 1867 में प्रकाशित हुई, जिसको कहते हैं दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक थी? दास कैपिटल इनकी पुस्तक थी कार्ल मार्क्स की, जो 1867 में प्रकाशित हुई। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन ने किया, वह वेल्स का रहने वाला था, वेल्स इंग्लैंड के यहाँ है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है, मतलब आदर्शवादी जो समाजवाद है उसका प्रवक्ता भी रॉबर्ट ओवन माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था, इसकी रचना हम देख चुके हैं। इसका जीवन साथी, इसका दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स रहा था, जो इसके मरने के बाद भी इसकी किताबों को छापता रहा था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की पुस्तकें लिखी थी, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई और फेमस हुई। कार्ल मार्क्स कहता था सभी समाजों का इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का घोर विरोधी था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांति थी, जो 1917 में घटी। इसका नेता माना जाता है लेनिन। उत्तर क्या है इसका? लेनिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान लाल सेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? तो लाल सेना का गठन किया था रूसी क्रांति के दौरान ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। उत्तर इसका हो जाएगा ट्राटस्की। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूस की क्रांति से हमेशा पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, रूस के जो राजा हैं उनको जार कहा जाता था उस समय। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? आप सबको पता है 1914 से 1918 के बीच मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच विश्व युद्ध लड़े गए। इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया में हत्या हो गई। बोस्निया में हत्या कर दी गई फर्डिनेंड की, यह तात्कालिक कारण था किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे, कौन कौन से गुट थे? याद रखना, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दो प्रकार के गुट थे, जिनमें ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। और जर्मनी की हार होगी तो 1919 में हुई थी वर्साई की संधि, जिसको फौज ने केवल 20 वर्ष का विराम बताया था। कहा था ये केवल 20 वर्ष का विराम है, इसके बाद दोबारा से युद्ध शुरू हो जाएगा। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें पहचान करना ज्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व करता था जर्मनी, वो ऑप्शन है। तो आप इसमें आसानी से लगा सकते हो कि मित्र राष्ट्रों में जर्मनी शामिल नहीं था, तो इंग्लैंड, रूस और फ्रांस इसमें शामिल थे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी यूनिट 15 के लिए आपके लिए काम आएंगे। इनको देख लीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो पात्रता परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, उसके लिए शीघ्र ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी वाले नोट्स और कंटेंट लॉन्च किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।